हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं बायोलॉजी के लिए। मतलब जीव विज्ञान को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये साइंस का पूरा पोर्शन है जिसको हम अलग अलग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो वनडे के हों या यूपीएससी, मतलब जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए कवर करेंगे। तो ये हमारा एक नया चैनल है मेधा सिविल एकेडमी नाम से, और आप सीसैट के लिए फॉलो कर सकते हैं टारगेट पॉइंट एकेडमी। यहाँ पर मैं साइंस के साथ साथ जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर करूँगा। हमारे साथ निखिल सर हैं, वो आपको पॉलिटी और हिस्ट्री कवर करेंगे, और इसके साथ साथ वो करंट अफेयर का कुछ पोर्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है परिसंचरण तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए हमारी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही प्रयोग करेंगे, जिससे ना कि इंग्लिश वालों को दिक्कत हो ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं क्लास डिस्कस करूँगा उसके बाद आपको उसके नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड जितने भी बैक ईयर क्वेश्चन हैं या जितने भी प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, और वो स्लाइड्स भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ना टाइम ना ख़राब करें। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि परिसंचरण तंत्र मतलब जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, परिसंचरण तंत्र की बात करूँ, तो सिंपल सी बात है, आपको जब भी ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है हृदय, कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बात हो रही है। तो परिसंचरण तंत्र से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि खोज किसने करी थी, तो वो है विलियम हार्वे। एक वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी और बोला था कि ये जो परिसंचरण तंत्र है मनुष्य में, ये दोहरा है। दोहरा मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दोहरा क्यों बोला जाता है? सिंपल सी बात है, डबल बोलने का कोई तो मतलब होगा, तो यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि एक बार रक्त इसमें प्रवेश करता है हृदय में धमनियों के द्वारा, और फिर ये जाता है फेफड़े के पास, लंग्स के पास जाता है, वहाँ पर ये ब्लड प्योर होता है और फिर वापस ये हृदय में प्रवेश करता है ह्यूमन हार्ट में। तो दो बार इसकी एंट्री होती है ह्यूमन हार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, या मनुष्य में पाए जाने वाले परिसंचरण तंत्र को में दोहरा है या इकहरा है, मतलब सिंगल है या डबल है, तो आप बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और डिस्कवर किया था इसको विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, अब अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन की बात में आपको यहाँ छोटा सा ग्राफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हैं ह्यूमन लंग्स, फेफड़े हैं, और ये फेफड़े, ये है डायफ्राम, ठीक, डायफ्रेगम है। तो ये है मेरा राइट और ये है लेफ्ट, मतलब ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट है। तो स्लाइटली लेफ्ट बोला जाता है, थोड़ा सा बाईं ओर इस जगह पर हृदय होता है। ठीक, अब ये जो जगह है ये कैविटी होती है, गुहा होती है। शरीर में कोई भी जगह पर कोई भी किसी भी ऑर्गन को सेट होने के लिए नेचर ने हमको वहाँ पर एक कैविटी दी है। इस कैविटी को, इस गुहा को बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक, और इसी गुहा के अंदर होता है ह्यूमन हार्ट। क्लियर है? तो ह्यूमन हार्ट किस तरफ है? पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है, और यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल द्रव। तो जब भी कभी भी वर्ड में आपको कार्डियो समझ में आया तो आप समझ जाना है कि वो हृदय के बारे में बात हो रही है। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये ह्यूमन में अगर बाहर से कोई भी शॉक लगता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो एक लोकेशन हो गई कि हृदय कहाँ पर स्थित होता है और इसका क्या क्या मतलब इसकी खोज किसने करी थी, और डबल है कि सिंगल है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बन सकता है धमनी और शिरा को लेकर के। धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी, और शिरा को हम बोलते हैं वेन्स। देखिए हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नसें दिख रही हैं, तो नसें क्या हैं? नसें वेन्स हैं। ये जो बाहर की तरफ दिखती हैं ये शिरा होती हैं, हल्की ब्लूइश कलर की होती हैं, जिसका कलर जितना ज़्यादा फेयर है, जो जितना ज़्यादा गोरा है, उसमें ये और ज़्यादा विजुअलाइज होती हैं। तो अगर धमनी और शिरा की बात करें तो किसमें शुद्ध रक्त होता है? तो इसमें होता है, धमनी में होता है शुद्ध रक्त। अब देखिए यहाँ शुद्ध और अशुद्ध की बात क्या है। शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, और शुद्ध का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, उसको हटा दिया जाए, नहीं। शुद्ध का रक्त का मतलब हमेशा जब भी मैं यहाँ बोलूँगा प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात हो रही है रक्त में, ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और जब भी मैं अशुद्ध रक्त की बात कर रहा हूँ, इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि रक्त में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा।
तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो धमनी में मैंने बोला कि धमनी में होता है शुद्ध रक्त और शिरा में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त। इसको इंग्लिश में अगर मैं वर्ड बोलूँ तो यहाँ बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन है, और इसमें बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर होगा अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। धमनी का फंक्शन क्या है, धमनी हृदय में जो भी ब्लड प्योर है इसको शरीर तक फैलाता है। तो मैं अगर बात करूं तो ये क्या करेगा, हृदय से मतलब मनुष्य के हार्ट से ब्लड कहाँ लेके जाएगा, शरीर तक फैलाएगा, मतलब हृदय से निकलेगा ब्लड और शरीर तक फैलेगा। और अगर शिरा की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है कि ये शरीर से, बॉडी से ब्लड को कहाँ पर लेके आएगा, ह्यूमन हार्ट तक। तो ये शरीर से लेके आएगा हृदय तक प्योर होने के लिए, ठीक। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि धमनी कैसी दिखती है, तो धमनी की कला मतलब होती है वॉल, ट्यूब इसकी मोटी होती है। और अगर मैं शिरा की बात करूं तो इसकी ट्यूब पतली होती है, इसकी थिन वॉल है और इसकी थिक वॉल है, ठीक। और अगर मैं इसमें एक चीज़ और आपको और बताऊं, ये इसकी वॉल है, ये देखिए थिक है, मैंने यहाँ डायग्राम जो बनाया है रफ डायग्राम, इसमें आपको थिक दिख रही है, मोटी दिख रही है, और यहाँ पर बड़ी पतली सी है, बिल्कुल थिन है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें वॉल सॉरी इसमें कोई भी वॉल्व जिसको कपाट बोलते हैं वो नहीं पाए जाते, किंतु इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। उसका एक कारण है, कारण क्या है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को लेके आना है। अब देखिए जो सिराएं हैं वो शरीर से नीचे से हृदय तक ब्लड को लेके आ रही हैं। अगर इसमें कपाट नहीं होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण क्या बोलता है, केंद्र में सब कुछ जाएगा, और ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की तरफ लेके आ रही है। तो अगर ये कपाट नहीं होगा तो ब्लड चढ़ेगा फिर नीचे गिरेगा। तो जैसे ही ब्लड ऊपर चढ़ता है वॉल्व बंद हो जाते हैं, फिर वो पीछे नहीं आ सकता, इसीलिए इसमें होते हैं वॉल्व। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो धमनी है वो हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वॉल्व या कपाट नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कपाट वॉल्व नहीं है और यहाँ पर कपाट वॉल्व उपस्थित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में से इंजेक्शन किस में दिया जाता है, तो आप सभी को पता होगा इंजेक्शन इंट्रावेनस होते हैं। इंट्रावेनस मतलब वेन्स में, शिरा में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वॉल पतली होती है। और धमनी का प्रयोग क्या करते हैं, धमनी से हम बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं महाधमनी, महाधमनी को इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा, और सबसे बड़ी शिरा है महाशिरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेना केवा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी में या साइंस में कभी कभी वो सिर्फ ऐसे ही लिख के दे देगा देवनागरी लिपि में वेना केवा, तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले इसको इस तरीके से भी लिख लेंगे, वेना केवा कहते हैं, या एरोटा ऐसे लिख के आ जाएगा देवनागरी लिपि में एरोटा, क्योंकि जो आपका पेपर है वो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट होता है, और ट्रांसलेशन में अगर उसने एरोटा लिख दिया तो आप सोचते रहोगे कि क्या है। तो ये है महाधमनी और ये है महाशिरा, महाशिरा को वेना केवा कहते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं एरोटा, ठीक। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ और आती है, अगर इन कभी नाम के आगे फुफ्फुस लगा हो, फुफ्फुस धमनी, और यहाँ लगा हो फुफ्फुस सिरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो जब भी फुफ्फुस लगा हो तो यहाँ पर आपको बस केवल एक चीज़ याद रखना है, धमनी में होता है शुद्ध मतलब प्योर ब्लड, और जब भी फुफ्फुस लगा हो तो आपको बस रिवर्स कर देना है, मतलब कि इसमें कौन सा ब्लड होगा, फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होगा, अशुद्ध होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। और फुफ्फुस शिरा की अगर बात करें तो फुफ्फुस शिरा में कौन सा ब्लड होता है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है अशुद्ध मतलब इम्प्योर, और फुफ्फुस शिरा तो आप उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो अब यहाँ पर शायद आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। धमनी में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त,
शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी का काम क्या है? हृदय से शरीर के अन्य भागों तक, सभी भागों तक ब्लड को पहुंचाना, और शिरा का इसका जस्ट रिवर्स है, शरीर से ब्लड को लेके आना। ठीक, इसकी वॉल मोटी होती है, थिक होती है, कला मोटी है, इसकी कला पतली है। इसमें कपाट पाए जाते हैं, आपको दिख रहा है, इसको कपाट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा, इंग्लिश में एरोटा और वेना केवा। और फुफ्फुस धमनी, अगर कभी फुफ्फुस दिखे तो आपको क्या करना है? फंक्शन उल्टा कर देना है। पल्मोनरी आर्टरी में होता है अशुद्ध रक्त, धमनी में है शुद्ध और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, शिरा में है अशुद्ध और फुफ्फुस शिरा में है शुद्ध। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो छोटा सा डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ पाओगे। हम इस वीडियो को, मतलब हम इस अपने चैप्टर को 2-3 पार्ट में तोड़ के आराम से आपको समझाएंगे कि कैसे हृदय फंक्शन करता है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बहुत बेसिक से हैं। जैसे हृदय का जो बीपी, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होता है? तो यहाँ दाब की अगर बात करें तो ये है नॉर्मल, सबको पता है 120/80 mmHg। किंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये यूनिट याद रखने वाली बात है। कभी कभी वो क्या करता है, इस mm को mmHg की जगह वो Hg को पहले लिख देता है, मतलब Hg और फिर mm लिखता है। ये गलत है। ठीक, सही फॉर्म यही है। नई रिसर्च में 120 की वैल्यू 130 भी हो चुकी है। अब देखिए 120 और 80 को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक दबाव। अब क्वेश्चन सीधे सीधे यही पूछता है कि मनुष्य के रक्तदाब का सिस्टोलिक दबाव कितना है या डायस्टोलिक दबाव कितना है। तो आपको याद रखना है 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि 120 की जगह वर्तमान में 130 वैल्यू हो गई है, किंतु अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हैं उसमें ये बात क्लियर नहीं है, ये बात अभी भी प्रिंट होकर नहीं आई है। ये रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर किसी का सिस्टोलिक दबाव 130 पहुंचता है तो वो सामान्य व्यक्ति है, किंतु आप अभी भी इस चीज़ को ही टिक मारोगे 120/80 mmHg। Hg क्या दिखा रहा है? मरकरी पारा दिखा रहा है। पारा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दाब और ताप के प्रति सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव है, ठीक, सक्रिय है। अब देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये तो हो गया नॉर्मल। अगर कभी भी किसी का बीपी 120 से ऊपर चला जाए, याद रखिएगा 120 से ऊपर, मगर कितना? तो 120 से ऊपर होकर के अगर उसका बीपी 150 पहुंच जाए या इससे और ऊपर जाने लगे तो यहाँ एक बीमारी हो जाती है। 150 या इससे और अधिक, बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, हाइपरटेंशन। और अगर किसी का बीपी 50 या इससे कम होने लगे, 50 या इससे और निगेटिव और नीचे चला जाए, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। याद रखिएगा ये बीमारियां पूछी गई हैं, हाइपोटेंशन। इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेंशन। देखिए पूरी बायो में याद रखिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्लियर कर देते हैं। कहीं पर भी हाइपर आ जाए, हाइपर मतलब अधिक होता है, कहीं पर भी हाइपो आ जाए, हाइपो मतलब कम होता है। क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सीधे सीधे ये पूछेगा, या ये बीमारियां पूछ सकता है कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कब होती हैं। तो क्लियर हो गया। रक्तदाब नापने की मशीन है स्फिग्मो मैनोमीटर। ये मशीन आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास एक बड़ा सा कॉलम होता है, ठीक, और उसमें एक प्रेशर के लिए एक छोटा सा बलून टाइप का होता है जिससे वो प्रेशर डालता है, वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। आजकल डिजिटल मशीन्स भी आ चुकी हैं जो आपकी वैल्यू को बताती हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं? बीपी को मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके अलावा भी कुछ 2-3 मशीनें हैं जो आपने इस चैप्टर में आपने सुना होगा, जैसे कि स्टेथोस्कोप। डॉक्टर उसको अपने कान में लगाता है, फिर हृदय के पास चेस्ट में या बैक में उसको टच करता है और कहता है आप सांस लीजिए। तो एक है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। ध्वनि के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इंग्लिश में कहेंगे इसको, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इसमें एक आवाज आती है स्टेथोस्कोप में, लब और डब की। ये लब और डब की आवाज क्या है? ये जो वॉल्व हैं, हृदय में वॉल्व पाए जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इन वॉल्व में किन किन के बीच में पाए जाते हैं, बट अभी नाम याद रखिए। इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व, इसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल्व, त्रिकपट और द्विकपट।
ये वॉल्व जब ओपन होते हैं और बंद होते हैं तो उनकी आवाज़ आती है लब और डब, जिससे डॉक्टर कहता है कि हाँ हृदय ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो स्टेथोस्कोप से हम क्या चेक करते हैं, इन वॉल्व के ओपन होने और बंद होने की आवाज़ को सुनते हैं, वही आवाज़ आती है लब डब की आवाज़, और ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पहला ये क्लियर हो गया। इससे पहले मैंने आपको स्फेग्मोमैनोमीटर बताया था, वो बीपी के लिए। अब आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मशीन क्या करता है, ईसीजी जब भी आपने कभी देखा हो या कभी कभी कराया हो अपने शरीर का, तो इसमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। यहाँ लिखा होता है P, यहाँ लिखा होता है Q, यहाँ लिखा होता है R, सॉरी यहाँ Q होगा, यहाँ R होगा और यहाँ S होगा। ये PQRS ये क्या दिखाता है, ये चारों चैम्बर की गतिविधि को प्रदर्शित करता है कि आपके चारों चैम्बर ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। PQ, QR, RS और S से आगे फर्दर, ये चारों चैम्बर की गतिविधि को बताएंगे। तो आप याद रखिएगा कि ईसीजी मशीन क्या बताता है, क्या चेक करता है, क्या ये वॉल्व को चेक करता है, नहीं। क्या ये दबाव को बताता है, ब्लड प्रेशर को बताता है, नहीं। ये क्या चेक करता है कि चारों चैम्बर ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इससे जो ग्राफ मिलता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी निरूपण बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, ओके। तो ये ईसीजी हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, स्फेग्मोमैनोमीटर हो गया। ये बात क्लियर है। तो 3 मशीन आप समझ गए कि इनसे क्या किया जाता है, क्या होता है। अब देखिए थोड़ा हम हृदय के बारे में देख लेते हैं। ये हृदय का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। तो हृदय में 4 चैम्बर आपको आसानी से दिख रहे हैं। इन 4 चैम्बर में अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो ये दायां है और ये बायां है, मतलब ये दाएं चैम्बर है और ये बाएं चैम्बर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ऊपर वाले चैम्बर को अगर मैं नॉर्मल ऐसे बना के आपको दिखाऊं तो ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं इनको बोलते हैं अलिंद, इन दोनों ही को बोलेंगे अलिंद। और नीचे वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम बोलते हैं निलय। निलय इंग्लिश में बोलें तो अलिंद को हम बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो अगर ये दायां भाग है मतलब ये वाले पार्ट, तो इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय। और ये वाले भाग को बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये चारों क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डॉट बनाया है। ये डॉट होता है आपके दाएं अलिंद में, इस जगह पर होता है। इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर, देखिए पेस का मतलब क्या होता है, पेस का मतलब होता है करंट, मेकर मतलब बनाने वाला। तो जो करंट को बनाता है उसे बोलते हैं पेस मेकर। हृदय को चलने के लिए करंट की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय क्या है, एक पंप की भांति कार्य करता है। घर में मोटर है, मोटर को चलने के लिए करंट चाहिए, और वही करंट कौन प्रोड्यूस करता है, हृदय भी एक पंप की तरह है। इसको करंट कौन देता है, पेस मेकर देता है। पेस मतलब करंट, मेकर मतलब बनाने वाला। इस पेस मेकर का रियल नेम क्या है, उसका नाम है SA नोड। SA का पूरा नाम है साइनो ऑरिकल नोड। पेसमेकर दाएं अलिंद में है, याद रखिएगा। पेसमेकर का मेन फंक्शन क्या है, हृदय को पल्स जनरेट करने के लिए, मतलब हिंदी में बोल सकता हूं स्पंदन, हार्ट बीट, स्पंदन को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए पेसमेकर ही मेन फंक्शन करता है, इसको करंट देता है। ठीक, और इसका पूरा नाम क्या है, साइनो ऑरिकल नोड। जब किसी व्यक्ति का पेसमेकर प्रॉपर काम नहीं करता है, मतलब उसमें कुछ समस्या आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर इसको चेंज कर देता है और यहाँ पर एक बैटरी सेट करता है। ये प्राकृतिक है, ये ऐसे नोड प्राकृतिक है, और जब इसको चेंज किया जाता है तो वो कृत्रिम पेसमेकर हो जाता है। क्या समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ दाएं और बाएं भाग की अगर बात करें तो ये जो दायां भाग है पूरा, ये दायां भाग, दायां अलिंद और दायां निलय, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त अभी आपको मैंने बताया था, इम्प्योर ब्लड, मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड में, रक्त में क्या मिला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बायां भाग है इसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इसमें होगा ऑक्सीजन। तो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। क्या क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस किस तरीके से बेसिक सी चीज़ें, हृदय कहाँ होता है, हृदय का क्या फंक्शन है, ऐसे नोड कहाँ होता है, कितने कितने चैम्बर होते हैं, स्टेथोस्कोप और ECG और स्फिग्मोमैनोमीटर का क्या होता है। अगले हम इस क्लास में आपको बताएंगे रक्त के बारे में
कि ये रक्त क्या है, किससे बना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे, फिर RH फैक्टर के बारे में बताएंगे और नए नए जो ब्लड ग्रुप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और बदलाव किया जाना चाहिए तो आपके जो कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।